बदला बदला सब दिख रहा है और खास तौर पर जो यंग मुस्लिम हैं वो अब मुफ्त में किसी की भी दरी बिछाने के लिए तैयार नहीं है। वो अब मुफ्त में किसी के यहां झाड़ू नहीं लगाएंगे, मुफ्त में वो किसी का बटन भी नहीं दबाएंगे। शरिया भी सियासत में शेयर मांग रहा है। राहुल तेजस्वी यादव का एक फैसला बहुत भारी पड़ने जा रहा है। महागठबंधन में ओवैसी को भी लाने की मांग उठ रही है। एन चुनाव राहुल के लिए एसआईआर से बड़ा सिरदर्द क्या है, आप समझिए इस रिपोर्ट में। राहुल गांधी ने मदरसा, मुसलमान और एसआईआर को जोड़ दिया है। ये कनेक्शन मिलाने के लिए राहुल गांधी ठीक उस जगह पर पहुंचे जहां 40 साल पहले उनके पिता राजीव गांधी पहुंचे थे। जगह देख लीजिए, कमरा देख लीजिए और कमरे का फर्नीचर देख लीजिए। सेम प्लेस, सेम लोकेशन, फर्नीचर भी सेम टू सेम। 1985 में तब के प्रधानमंत्री राजीव गांधी मुंगेर के खानकाह रहमानी मदरसा आए थे। तब बिहार के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर सिंह भी उनके साथ थे। राजीव गांधी तब यहां खानकाह रहमानी के मौलाना मिन्नतुल्लाह रहमानी से मिले थे। 40 साल बाद 2025 में राहुल गांधी खानकाह रहमानी के चीफ मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी से मिलने पहुंचे। यह मुलाकात ठीक उसी कमरे में हुई जहां राजीव गांधी ने मौलाना मिन्नतुल्लाह रहमानी के साथ मीटिंग की थी। राहुल गांधी जिनसे मिले हैं वो मौलाना फैसल रहमानी कोई मामूली शख्सियत नहीं है। वो इमारते शरिया के चीफ हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी हैं और इन दिनों बिहार, झारखंड और बंगाल में मुसलमानों के सबसे बड़े नेता हैं। मौलाना फैसल रहमानी मुसलमानों को शरीयत की राह पर चलाने के हिमायती हैं और सियासी पार्टियों को मुसलमानों की राह पर लाने की कोशिश में लगे रहते हैं। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी यहां अचानक पहुंच गए। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव खुद से राहुल गांधी की जीप को ड्राइव करके यहां लाए। राहुल गांधी ने खुद भी इस मीटिंग के लिए पूरी तैयारी की। मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी ने 1 अगस्त को दिल्ली जाकर राहुल गांधी से मुलाकात की थी और अब राहुल गांधी ने मुंगेर के खानकाह रहमानी मदरसा आकर इमारते शरिया के अमीरे शरिया मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी से मुलाकात की। रहमानी ने खानकाह रहमानी मदरसे में राहुल गांधी के लिए ग्रीन कारपेट बिछाकर उनका स्वागत किया। हम सब लोगों ने उनसे मुलाकात की और मुल्क के मुख्तलिफ हालात के बारे में गुफ्तगू की। यदि मुद्दों की बात करें तो कौन कौन से मुद्दे थे जिस पर बात हुई? सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे बात हुई। अच्छी बात यह है कि हम सब लोग एक पेज पर हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अंडरस्टैंडिंग में और उससे हम सब लोगों को फ़ायदा होगा। बिहार में जो एसआईआर हुआ है और उसमें ख़ास करके वो लोग जो कमज़ोर तबके से आते हैं, वर्ग से आते हैं और वो लोग जो जिनके पास मुख्तलिफ़ कार्ड्स नहीं हैं, वो लोग जो शोषित हैं यानी मार्जिनलाइज्ड हैं, डिसएनफ्रेंचाइज्ड हैं, इन लोगों की आवाज़ हमारी डेमोक्रेसी में कैसे बुलंद हो, उस पर हम लोगों ने चर्चा की। इलेक्शन में भी साथ देंगे राहुल गांधी, तेजस्वी यादव? ये हम लोग नहीं करते हैं। किसी पॉलिटिकल पार्टी से बंद करके इस तरह से हम लोग नहीं काम कर सकते। इमारते शरिया के चीफ मौलाना फैसल रहमानी कभी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीब हुआ करते थे, लेकिन जब से नीतीश की पार्टी ने वक्फ बिल पर मोदी का साथ दिया, इमारते शरिया के रहमानी ने नीतीश कुमार से तौबा कर ली। खानकाह रहमानी वाले मौलाना का आइडिया अब राहुल गांधी से मैच होता है। मौलाना को मोदी नीतीश से टक्कर लेने के लिए कोई सहारा चाहिए, इसीलिए रहमानी ने राहुल तेजस्वी के लिए ग्रीन कारपेट बिछाया। राहुल गांधी बिहार चुनाव से आगे की सोच रहे हैं। वो 2029 की तैयारी कर रहे हैं। बिहार का चुनाव उसका एक पड़ाव भर है और एसआईआर उस पड़ाव का मुद्दा। कांग्रेस कहती है कि बिहार में एसआईआर के बहाने मुसलमानों के वोट काटे गए। चुनाव आयोग ने इससे इनकार किया है। कांग्रेस के पास एसआईआर में काटे गए मुस्लिम वोटर्स की लिस्ट नहीं है। चुनाव आयोग का कहना है कि धर्म के आधार पर वोटर का क्लासिफिकेशन कभी नहीं किया गया।
राहुल के पास सीमांचल में सबसे ज्यादा 9.8% वोट कटने का डेटा है। चुनाव आयोग का कहना है कि नाम कागज नहीं मिलने पर काटे गए, धर्म के आधार पर नहीं। राहुल गांधी ने जिस मुंगेर में मौलाना से मुलाकात की, उस मुंगेर की सीमा सीमांचल को टच करती है। यहां से मुस्लिम बहुल इलाका शुरू हो जाता है। राहुल की यात्रा उधर ही बढ़ रही है। किशनगंज, कटिहार, अररिया और पूर्णिया को मिलाकर बनता है सीमांचल। यहां 24 सीटें हैं। 2020 के चुनाव में मुस्लिम वोट बटे तो हाहाकारी नतीजे निकले। बीजेपी 24 में से 8 सीटें जीतकर सीमांचल की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। कांग्रेस को 5 सीटें मिली, जनता दल यूनाइटेड को 4 सीटें मिली, सीपीआई-एमएल और आरजेडी को 1-1 सीट मिली थी और 5 सीट असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम ले गई थी। 2020 का रिजल्ट 2025 में पलटने के लिए ही राहुल ने एसआईआर और मुसलमान का मुद्दा पकड़ा है, लेकिन ओवैसी का भूत उनका पीछा नहीं छोड़ रहा। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव खानकाह रहमानी मदरसे के मौलाना से मिलकर आगे निकल गए। हमने वहां आए मुसलमानों की बातों को गौर से सुना। आप भी देखिए, मुंगेर के मुसलमान राहुल से क्या कहना चाहते हैं और राहुल से क्या सुनना चाहते हैं। कान लगाकर सुनिए। मोहम्मद शहबाज रहमानी है। असदुद्दीन ओवैसी एक अच्छे नेता है, राजनेता है। उनको गठबंधन में शामिल किया जाए तो गठबंधन को बड़ा फायदा होगा, इंडिया गठबंधन। इसलिए मेजोरिटी जो 2%, 3% वाले हैं उनको बहुत सम्मान दिया जा रहा है सियासत में, मगर 20% वाले को अब किसको अब नाम लेकर बताया जाए आपको? अच्छे 2% वाले कौन है? वो मीडिया से ज्यादा बेहतर तो आजकल कोई जानता ही नहीं है। इसलिए आप किसके बारे में कह रहे हो वो मीडिया जाने। हमारा काम है हिस्सेदारी एकदम चाहिए, सम्मान चाहिए। हम दरी बिछाने के लिए थोड़ा पैदा लिए हैं, हम लोग सत्ता में आने के लिए पैदा लिए हैं। हाँ, हम लोग प्रधानमंत्री बना भी सकते हैं, प्रधानमंत्री को हटा भी सकते हैं, इतनी ताकत है हम लोगों के बोर्ड में। मगर अभी बोर्ड की चोरी हो रही है। महागठबंधन से गुजारिश है कि ओवैसी साहब को जल्द से जल्द महागठबंधन में शामिल किया जाए। लेना पड़ेगा उनको। मुसलमानों का बोर्ड है, आदमी की बात नहीं मानेगा तो किन की बात मानेगा? जो वोट देता है उनकी बात मानना होगा। तो अभी वोट चोरी हो रहा है, बीजेपी वोट चोरी कर रहा है। हम राहुल गांधी के साथ अब भी हैं और हमेशा रहेंगे, मगर राहुल गांधी से निवेदन कर रहे हैं हम लोग कि उनको ओवैसी साहब को गठबंधन में शामिल करना। मानना ही होगा उनको, कैसे नहीं मानेंगे? वो हमसे हैं, हम उनसे नहीं है। ताकत है, 22% है हम लोग पूरे हिंदुस्तान में, एक मजबूत आबाद है। हमारे डेटा को छुपाया जा रहा है। हम तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं उनको कि वो राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बने और विकास करें। समर्थन हमारे यहाँ पर जितने हैं, कोई भी नहीं होगा कि बगैर समर्थन का। जो जितने भी आवाम यहाँ नहीं आ रहे हैं, फुल सपोर्ट है यहाँ पर, एक भी नहीं है, एक भी ऐसा नहीं जो विदाउट सपोर्ट का है। न दोनों को है। हाँ, और एक चीज शिकायत है कि कम से कम इनको ओवैसी को भी गठबंधन में लेना चाहिए था। हाँ, एक चीज हम ये लोगों ने गलती कर रहे हैं कि ओवैसी को गठबंधन में क्यों ले रहा। नहीं, चुनेंगे तो हम लोग का जो विकल्प है, एक विकल्प तो यही है, दूसरा तो कुछ रीजन है ना। एक बात है 2% वाला चाहिए, 2% वाला बोला डिप्टी सीएम चाहिए मुझको, और हम 18% वाले झाड़ू लगाए। नहीं, हम 18% वाले झाड़ू लगाए। हाँ, दरी बिछाए। 2% वाला डिप्टी सीएम का दावेदार है और हम 18% वाला हम झाड़ू लगाने। ये सहनी, मुकेश सहनी 2% वाला वो दावेदार दिखा रहा है कि हम डिप्टी सीएम बनेंगे, गरीब का बच्चा। और हम लोग कितना है? हम लोग 18%, 19% है, जो कि डेटा छुपाया गया होगा। कम से कम हम लोग 20 से 22% होंगे। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जिस मदरसे में बैठे थे, वहां बाहर खड़े मुसलमान असदुद्दीन ओवैसी के नाम की तख्ती लिए खड़े थे। राहुल और तेजस्वी किसी भी तरह मुसलमान वोट जोड़ने के लिए निकले हैं। मुसलमानों के दिल में तो ओवैसी रहते हैं। मोहम्मद इस्लाम रहमानी जी, क्यों गठबंधन में शामिल है कि सड़क से लेकर संसद तक आवाज उठाएंगे ये मेरे लिए, तो हम इसके लिए इसका साथ नहीं देंगे तो किसका साथ देंगे? राहुल गांधी जी की रैली में आए हैं, मगर गठबंधन करने के लिए आए हैं, मेरे साथ गठबंधन किया जाए। उनसे भी मोहब्बत है, इसमें ऐसा कोई शक नहीं है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब हर तरह की बात को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर तरह के लोगों की बात को आगे रखते हैं।
अब उनको अगर आगे शामिल नहीं कीजिएगा तब तो फिर नुकसान होगा। तो आप लोग समर्थन असदुद्दीन ओवैसी का? हाँ जी जी, यहाँ से उम्मीदवार देंगे वो? अब देंगे तो उनका साथ दिया जाएगा और क्या। लगभग इसी समय सेंट्रल बिहार के गया में नरेंद्र मोदी की सभा चल रही थी। मौलाना रहमानी के साथ राहुल तेजस्वी की मुलाकात की खबर नरेंद्र मोदी को भी थी, इसलिए मोदी ने एसआईआर और मुस्लिम वोट की पूरी चर्चा 180 डिग्री घुमा दी। देश में घुसपैठियों की बढ़ती संख्या चिंता का विषय है। बिहार के सीमावर्ती जिलों में तेजी से डेमोग्राफी बदल रही है, इसलिए एनडीए सरकार ने तय किया है कि देश का भविष्य घुसपैठियों को नहीं तय करने देंगे। घुसपैठियों को बिहार के युवाओं के रोजगार नहीं छीनने देंगे। जिन सुविधाओं पर भारतीय लोगों का अधिकार है, उस पर घुसपैठियों को डाका नहीं डालने देंगे। इस खतरे से निपटने के लिए मैंने डेमोग्राफी मिशन शुरू करने की बात कही है। बहुत जल्द ये मिशन अपना काम शुरू करेगा। हम हर घुसपैठियों को देश से बाहर करके ही रहेंगे। राहुल गांधी ने 18% मुस्लिम वोट के लिए एसआईआर को पकड़ा है। नरेंद्र मोदी ने 80% हिंदू वोट के लिए घुसपैठिए को पकड़ा है। मोदी बिहार से बंगाल गए तो वहां भी घुसपैठिए का मुद्दा ले गए, क्योंकि वहां भी एसआईआर होने वाला है और ममता बनर्जी अभी से उसका विरोध कर रही हैं। मोदी नहीं, भाजपा नहीं, आपका एक वोट करा सकता है। आपका एक वोट, एक बार वोट दे दीजिए, ये घुसपैठिए भाग जाने लग जाएंगे। राहुल और मोदी की पॉलिटिक्स को बहुत ही सिंपल तरीके से डिकोड करते हैं। बिहार में करीब 17.5 से 18% मुस्लिम वोटर हैं। एसआईआर, वोटर अधिकार यात्रा और मौलाना से मुलाकात, राहुल गांधी ये सब करके बिहार के 18% मुस्लिम वोट बैंक को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। अगर ये हो गया तो सीमांचल में 2020 के मुकाबले 10 से 12 सीटें महागठबंधन के खाते में ऐड हो सकती हैं। 2020 में जो गैप रह गया था वो भर सकता है। मोदी का गेम इससे भी सिंपल है। मोदी को अब बिहार में मुस्लिम वोट मिलने का 0 चांस दिख रहा है, इसलिए मोदी बांग्लादेशी घुसपैठियों के बहाने 80% हिंदू वोट जोड़ रहे हैं। सीमांचल में अगर नुकसान हो भी गया तो बिहार के दूसरे इलाकों में जहां हिंदू वोटर ज्यादा है, वहां मोदी को फायदा हो जाएगा। नरेंद्र मोदी लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं। राहुल तेजस्वी वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं और इधर मोदी नीतीश की जोड़ी तैयार है, उधर राहुल तेजस्वी की जोड़ी चुनौती दे रही है। मोदी एक ऐसा पुल बना रहे हैं जो मगध को मिथिलांचल से जोड़ रहा है। 40 से 48 सीट का पूरा हिसाब सेट है। राहुल तेजस्वी जिस रास्ते से गुजर रहे हैं 50 सीटों का हिसाब लेकर चल रहे हैं। 243 की लड़ाई इस वक्त नेक टू नेक हो रही है। 10 सीट इधर से उधर हुई, मुख्यमंत्री बदल जाएगा। बिहार इकलौता राज्य है जहां 2015 और 2020 का चुनाव कांटे का रहा। क्या 2025 में भी ऐसा ही होगा या चुनाव एक तरफा हो सकता है? रैली, यात्रा, शिलान्यास, उद्घाटन से आगे बिहार की सियासत ग्राउंड पर क्या करवट ले रही है, हवा कितनी हवाई है और जमीन की क्या सच्चाई है, एक रिपोर्ट में समझिए। एक एक सीट का कैलकुलेशन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मोदी ने गमछा घुमाकर बिहार की सियासत में आज गर्दा उड़ा दिया। साथ ही नीतीश का हाथ उठाकर आने वाले चुनाव की जंग का भी ऐलान कर दिया है और ये बता दिया है कि बिहार में एक बार फिर से मोदी नीतीश ही आ रहे हैं।
और सरकार भी फिर से वही बना रहे हैं। इस मैसेजिंग के पीछे का विज्ञान क्या है, इसको समझने के लिए सबसे बढ़िया सैंपल औटा सिमरिया गंगा नदी का ये पुल है, जिसका आज नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। गंगा नदी का ये पुल देश का छठा सबसे बड़ा पुल बन गया है। लेकिन आज की तारीख में इसकी सियासी अहमियत कहीं ज्यादा है। पॉलिटिक्स में नदियों के ब्रिज की भी बड़ी वैल्यू होती है। ये ब्रिज डेवलपमेंट के ही प्रमाण नहीं होते, और ना ही सिर्फ ये दो इलाकों को जोड़ते हैं, ये वोट को भी जोड़ते हैं, और नरेंद्र मोदी ने भी यही किया। औटा सिमरिया गंगा ब्रिज के उद्घाटन के साथ ही मगध मिथिलांचल की लगभग 48 विधानसभा सीटों को भी अपने साथ जोड़ लिया है। आप लोगों की कृपा देखिए, आप लोगों का प्रेम देखिए कि जिस ब्रिज का शिलान्यास आपने मुझे करने के लिए कहा, आज इसका लोकार्पण करने का अवसर भी आपने मुझे दिया है। ये पुल सिर्फ सड़कों को नहीं, पूरे उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने का काम करेगा। जो भारी वाहन पहले गांधी सेतु से होकर 150 किलोमीटर का लंबा चक्कर काटते थे, अब सीधा रास्ता पाएंगे। इससे व्यापार तेज होगा, उद्योगों को ताकत मिलेगी और तीर्थयात्रियों का भी पहुंचना आसान होगा। विकास के जिन प्रोजेक्ट की नींव एनडीए सरकार में रखी जाती है, वो पूरा होकर रहेंगे, ये बात पक्की है। औटा सिमरिया गंगा के ब्रिज के बनने से उत्तरी बिहार के सुपौल, मधुबनी, अररिया, बेगूसराय और दक्षिण बिहार का मोकामा, शेखपुरा, नवादा, लखीसराय, जमुई, अरवल और मुंगेर तक के लोगों को इसका फायदा होगा। अगर इसको सियासी फायदे की कसौटी पर कसें तो शुद्ध फायदा एनडीए को यानी मोदी नीतीश को होगा। नरेंद्र मोदी की नजर मगध और मिथिलांचल की 48 सीटों पर है, जहां वो कमजोर रही है, जिसमें मगध की 26 और मिथिलांचल की 22 सीटें आती हैं, जिसे वो डेवलपमेंट के जरिए साधने की कोशिश में है। नरेंद्र मोदी के लिए ये 48 सीट क्यों जरूरी है, अब उसका भी गणित जान लेते हैं। पिछले चुनाव के आंकड़ों के हिसाब से बिहार में बीजेपी का सबसे कमजोर गढ़ मगध बेल्ट है। मगध में कुल 26 विधानसभा सीटें आती हैं। 2020 के चुनाव में इन 26 में से 20 पर महागठबंधन ने जीत दर्ज की थी, जबकि एनडीए के खाते में सिर्फ 6 सीटें ही आई थी। गया जिले में 10 में से 5 सीट महागठबंधन के खाते में आई थी। नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद और अरवल में भी महागठबंधन का पलड़ा भारी रहा था। 2015 में नीतीश कुमार जब आरजेडी के साथ थे तो भी नतीजे एनडीए के खिलाफ थे। 2015 के चुनाव में मगध की 26 सीटों में से 21 सीटें महागठबंधन ने जीती थी और 5 सीटें एनडीए जीत सकी थी। 2010 का चुनाव ही अपवाद था। उस चुनाव में पूरे बिहार में लालू की पार्टी का सफाया हो गया था, तो मगध में भी लालू की पार्टी जमीन सूंघ गई थी। 2010 के चुनाव में मगध की 26 में से 24 सीटें जेडीयू बीजेपी जीतने में सफल रही और सिर्फ 1 सीट आरजेडी को मिली थी, 1 सीट अन्य के खाते में गई थी। मोदी को 2010 जैसा रिजल्ट चाहिए। यही वजह है कि इस बार नरेंद्र मोदी और एनडीए ने मगध में पूरी ताकत लगा दी है। चुनाव से पहले ही मगध बेल्ट पर सौगातों की बारिश कर दी है। सिर्फ 48 सीट ही नहीं, मोदी ने दक्षिण और उत्तर बिहार के वोटर्स को भी बड़ा मैसेज किया है। उत्तर बिहार के लिए मुजफ्फरपुर में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र की सौगात, तो दक्षिण बिहार में नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत मुंगेर में एसटीपी और सीवरेज नेटवर्क का उद्घाटन किया। NH-31 का बख्तियारपुर से मोकामा सेक्शन 4 लेन का उद्घाटन के साथ ही इस बार बड़ा मैसेज पहुंचा दिया है। मोदी इस बार बहुत ही स्मार्टली प्ले कर रहे हैं। 2020 से सबक लेते हुए इस बार एनडीए कुनबे को जोड़कर रखा है।
जीतन राम मांझी से लेकर उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान की पार्टी मोदी नीतीश के साथ खड़ी है। जो लोग बांटने की राजनीति करते हैं उन्होंने ही हमारे देश का और हमारे प्रदेश का खास तौर पे सबसे ज्यादा नुकसान किया है। कांग्रेस जैसे दल, राष्ट्रीय जनता दल जैसे दल, इन लोगों ने न सिर्फ हमारे देश को, हमारे प्रदेश को बर्बाद करने का काम किया, बल्कि जिस स्तर पर भारत आगे बढ़ सकता था, कांग्रेस का नेतृत्व, इसकी जगह अगर कोई और नेतृत्व इतने लंबे समय तक देश में रहता तो संभवतः आज बनस्पत दूसरे देशों के हम लोग कई गुना आगे रहते। पर अगर हम लोग एक लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं कि 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने, संभवतः इस लक्ष्य को बहुत पहले हम लोग पूरा कर सकते थे। आज से पहले किसको पता था कि भैया भारत की